हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 8 जो है गांव, शहर और व्यापार। तो हम शुरू करते हैं। लोहार की एक दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिए जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। मतलब प्रभाकर जो है लोहे की दुकान पे जाता है और वहाँ पर जो लोग काम कर रहे रहते हैं वहाँ उन्हें देखता है। वह कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बना रहे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उससे पीट रहे थे। पीट मतलब टुकाई कर रहे थे उसकी। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। अब हम बात करते हैं लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थीं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। मतलब लोहे के प्रयोग के बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो इसका प्रयोग कुछ 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कुछ लोगों की कब्रों के साथ कुछ औजार मिले हैं और हथियार मिले हैं बड़ी संख्या में। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फल शामिल हैं। जैसे हमने पिछले कुछ अध्याय में पढ़ा था लोहे का प्रयोग कि उस टाइम पर लोग कैसे उन चीज़ों का यूज़ करते थे। जंगल साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों का, जुताई के लिए फाल का। अब हम बात करते हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, जैसे कि सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। जैसे कि हमने देखा था पहले कि पानी की ज़रूरत कितनी पड़ती है, तो कुछ नदियों के किनारे सबसे स्टार्टिंग में कुछ नगर फले फूले थे। उसी तरह सिंचाई के कई उपयोगी साबित हुए हैं। अब हम बात करेंगे गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लाल, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ेसियार और अदिमाई कहलाते। मतलब कि इस क्षेत्र गांव में 3 तरह के लोग रहते। जैसे तमिल में कुछ भूस्वामियों को हम बेल्लाल के नाम से जानते थे, और कुछ साधारण हलवाओं को उड़वार के नाम से, और कुछ भूमिहीन मजदूरों को दास, कड़ेसियार और अदिमाई के नाम से जानते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। मतलब जो गांव में प्रधान रहता था उसे ग्राम भोजक कहते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। जैसे राजा महाराजा रहते हैं, एक के वंश के बाद एक आते रहते हैं, उसी तरह से यहाँ भी कई पीढ़ियों तक एक ही परिवार के लोग जो प्रधान रहते हैं वो बने रहते हैं। यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। मतलब भूमियों का जो स्वामी रहता था, जमीन का स्वामी, भूस्वामी। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। जो प्रधान लोग रहते थे उनकी ज़मीनों पर जैसे कोई मजदूरी पे काम करते थे, जो ज़मीन पर दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। मतलब जो बड़े बड़े साम्राज्य में जो राजा महाराजा रहते थे, वह कर वसूलने के लिए जो गांव के प्रधान रहते थे उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। मतलब घर का प्रधान। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। मतलब कुछ लोग ऐसे रहते थे जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं रहती थी, और खुद की रोजी रोटी कमाने के लिए, चलाने के लिए, घर चलाने के लिए दूसरों की ज़मीनों पर दास बनकर या मजदूर बनकर काम करना पड़ता था।
अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। मतलब तमिल की जो भी प्राचीन रचनाएं हैं उनको हम संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की मानी गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जा। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। मतलब धातु से बनाए जाते थे, उन्हें आकार देकर गोल या चपटे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। मतलब किसी प्रकार के कोई ठप्पे लगा दिए जाते थे, वो आहत सिक्के रहते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। अब हम बात सिक्के की करेंगे। प्रत्नविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले, जैसे हम इन चित्र में देख सकते हैं। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। मतलब इनकी आकृति में कुछ आहत कर दिया जाता था, कुछ ठप्पे लगा दिए जाते थे, जिन्हें आहत सिक्के कहते हैं। विनिमय के अन्य साधन ये क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं हम। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को हम पढ़ेंगे। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक के सौदागर के, यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। समुद्र के किनारे जो नमक का उत्पादन होता था उसके बारे में ये कहानी है। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र रहे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि मथुरा। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। जैसे कि हम जानते हैं नगर बहुत कई चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण रहता है, जैसे कोई फैक्ट्रियाँ रहती हैं वो नगरों में रहती हैं, कुछ व्यापार, हम गांव से व्यापार नगरों की तरफ बढ़ते हैं। हम कह सकते हैं कि विकास का केंद्र नगर रहता है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। वही व्यापारिक केंद्र। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। मतलब कुछ धार्मिक स्थान भी हैं यहाँ पे, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण रहा। यहाँ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करता है। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। मतलब जो बड़े लोग रहते थे, राजा महाराजा लोग, रानी, ये यहाँ पे दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माल बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत प्रकार के व्यापार होते थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण था। अब हम बात करेंगे शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। मतलब कुछ पुरानी चीज़ों से हमें शिल्पों के नमूने मिलते हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं।
हमें पता चलता है विभिन्न ग्रंथों से कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। मतलब यहाँ पे कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार भी हमें उत्पादन भी मिला है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। मतलब एक श्रेणी में जो लोग आते हैं, अब समूह बनाकर जो रहते थे, उन्हें श्रेणी में कह करके बोलते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती। मतलब जो शिल्पकारों की श्रेणियां थी, उनका काम प्रशिक्षण देना, उन्हें बताना कैसे काम करना है, कैसे नहीं, कच्चा माल उत्पादन करना और लोगों को उपलब्ध कराना, और तैयार माल होके जो बटता है वो, जबकि व्यापारी की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। मतलब ये इस तरह के थे कि अगर ज़रूरत पड़े तो इनसे ले भी सकते थे, और कुछ धार्मिक स्थानों पर भी दान कर दिया जाता था। हम जो काले चमके पात्र की बात कर रहे थे, चमकीले पात्र की, वह कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र होते थे। इन्हें बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिनके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करती थी, इसलिए वह काले चमकीले पात्र कहे गए। अब हम देखते हैं सूत कातने और बुनने के नियम क्या होते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती है। मतलब इसमें बताया गया है कि कारखानों में जो फैक्ट्रियाँ रहती हैं, उनमें सूत की कताई और बुनाई कैसे की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्ध, वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। मतलब इतने सारे लोगों को इस काम में लगाया जाता था। इन्हें इनके काम की और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। मतलब जो जितना अच्छा काम करता है, जैसा काम करता है, उस हिसाब से उन्हें जो मजदूरी रहती है, उन्हें परिश्रम जो करते हैं वह देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थीं। मतलब जो लोग घर से निकलने की जिन्हें अनुमति नहीं रहती थी, जिन महिलाओं को, वह किसी से भी कच्चा माल अपने घर पर मंगा के और वहाँ पर तैयार करके भिजवा देती थीं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औसत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब वहाँ पे जो ध्यान से काम नहीं करता, इधर उधर उसका ध्यान रहता है, तो उसे सज़ा भी मिलती होगी। अगर औरतों ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना भी देना होता था। इसके लिए उनका अंगूठा भी काटा जा सकता है। मतलब उन्हें इतनी खतरनाक सज़ा भी मिलती थी। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। ये अरिकामेडु पांडुचेरी में है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। मतलब एक ऐसा स्थान था जहाँ पे दूर दूर से लोग आते थे, वो अपने सामान को इकट्ठा करते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यह एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं।
इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। मतलब इटली के एक शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया एरेटाइन। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली या चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लेप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। मतलब यहाँ पे शीशे के बने बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। मतलब कुछ गोल गोल टब की तरह कुंड रहते होंगे जहाँ पर कपड़ों की रंगाई करी जाती होगी, उनमें डुबा के पात्रों में। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। मनके मतलब जो जेबर होते हैं, गहने होते हैं, उनको मनके बोलते हैं। अब हम देखते हैं एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। वेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। वेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। मतलब जो राजा के यहाँ अनुभव लोग थे, कुशल लोग, वही उन्हें अनुमति थी यहाँ जहाज लाने की। वेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कर्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। मतलब व्यापार का आयात निर्यात किया जाता था और अनुमति उन्हें ही थी जो राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, कुशल और अनुभवी व्यापारी। व्यापार और व्यापारी। हमने अभी काली पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा था। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुराने स्थलों में मिले हैं। मतलब वो जो काले पॉलिश वाले पात्र रहते थे वे बहुत खूबसूरत रहते थे और उनमें कटोरियाँ और थालियाँ हमें मिली हैं। सवाल यह उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ के व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। मतलब रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी ज़्यादा मांग होती थी कि उसे वहाँ का काला सोना कहा जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इनसे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दोनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। मतलब कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिली हैं जिनसे हमें पता चला है कि वहाँ पे अच्छा व्यापार चलता था हमारा। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आया खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। मतलब जो व्यापार चलता था उसकी एक कविता है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कैसा, कहाँ से क्या व्यापार चलता था, क्या आता था, क्या जाता था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर, कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। मतलब हम जान सकते हैं कि हम जहाँ रहते हैं भारत में, वहाँ से कितनी चीज़ों का व्यापार होता था। बहुत से लोग कुछ चीज़ें वहाँ से ले जाया करते थे और बहुत सी बाहर की चीज़ें यहाँ लेके आया करते थे व्यापार के लिए। समुद्र तटों से लगे राज्य।
इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। मतलब मूवेंदर का अर्थ तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था, चोल, चेर तथा पांडे। मतलब इसका प्रयोग चोल, चेर तथा पांडे तीन परिवार के मुखियाओं के लिए होता था, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह के 6 केंद्र में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। मतलब कर लेने की बजाय वह उपहार मांगते थे उन लोगों से। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थक, नाते रिश्तेदार, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। मतलब कुछ कवि उनके बारे में कविताएं लिखते थे और फिर उन्हें उपहार के रूप में ये चीज़ें मिलती थी। इनके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहक नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गोमती पुत्र श्री सतकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी वालश्री द्वारा दान किए गए अभिलेखों से पता चलता है। मतलब इन राजवंशों के बारे में हमें कुछ अभिलेखों से पता चला है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। मतलब दक्षिणापथ का जो अर्थ रहता है वह है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिण रथों पर अपनी सेनाएं भेजी। हम बात करेंगे रेशम मार्ग और कुषाण की। ये क्या होते हैं? कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरे के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशेवर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने में पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। मतलब रेशम का व्यापार करा जाता था जो रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमने कुछ व्यापार के बारे में पढ़ा, लोहे के बारे में पढ़ा, सिंचाई कैसे होती थी, पत्तन, संगम, श्रेणी और व्यापार और रेशम मार्ग, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो हम मिलेंगे अब अगले अध्याय में।